हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जमनीलाल कॉलेज। मध्य भारतीय इतिहास में आज हम एकता प्रणाली के बारे में जानेंगे। एकता प्रणाली के संदर्भ में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एकता प्रणाली की क्या अहम भूमिका रही, या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के पतन में एकता प्रणाली ने किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई। मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात दिल्ली सल्तनत पे महमूद गजनवी ने, जो कि एक श्रेष्ठ सेनानायक था और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के स्वरूप उसने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार स्थापित किया और उस कड़ी में दिल्ली में सशक्त शासन के लिए उसने अपने बाद में आने वाले इल्तुतमिश ने यहाँ एक मजबूत राजतंत्र स्थापित किया। इस राजतंत्र की स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी अहम चीज़ थी वह थी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, और इस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की व्यवस्था की। इल्तुतमिश ने अपने साथियों सेनापतियों को एकता के तहत भूखंड प्रदान किया। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनको पूर्ण रूप से विजित नहीं किया गया था, जबकि कुछ विजित थे जिसे जीता गया था, जबकि कुछ अर्ध विजित जिस पर अपना अधिकार था लेकिन शासन क्षेत्रीय शासकों का था। मूल रूप से एकता को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रांत स्तर पर विलायत और उसे पाने वाले को बलिदार या मुखिया कहा जाता था। दूसरा, जिला स्तर पर मुक्ति कहलाते थे, जिन्हें अधिकार पाने वाले पदाधिकारी को मुक्तिदार कहा जाता था। और तीसरा था कस्बा स्तर पर एकता, जिनके अधिनायक को एकतादार कहा जाता था। कई बार सैनिकों को वेतन की जगह जागीर दी जाती थी, जिसे वजह कहा जाता था, जबकि जागीर पाने वाला वजहदार कहलाता था। अगर एकता अर्धविजित है या विजित है तो उसे पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने के लिए एक संगठित सेना की जरूरत होती थी। विद्रोहियों का दमन करने के लिए, या विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, या क्षेत्रीय जमींदारों को अपने दरबार में आने हेतु विवश करने के लिए एक मजबूत सैनिक की जरूरत होती थी, और उन सैनिकों का रख रखाव देखभाल करने के लिए काफ़ी धन की ज़रूरत होती थी। और इसलिए राजस्व की वसूली करना, या राजस्व संबंधी विवादों का समाधान करना, या समय समय पर सुल्तान के लिए सेना उपलब्ध कराना आदि यही कार्य एकतादारों के लिए मुनासिब किए गए थे। भू राजस्व के लिए भूमि अनुदान दिया जाता था, जो वंशानुगत नहीं था और न ही इस पर स्वामित्व का अधिकार था, क्योंकि इक़्तिदारों को कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता था या स्थानांतरणीय था। सुल्तान एकता को कभी भी अधिग्रहित कर सकता था। इस प्रकार इक़्तिदार एकता को सुल्तान के प्रसाद पर्यंत, अर्थात सुल्तान अपनी मर्जी, जब तक सुल्तान की मर्जी थी तभी तक उसे इक़्तिदार उस क्षेत्र पर अधिकार रख सकते थे। इक़्तिदारों के क्या क्या कार्य थे? पहला कि सेना की व्यवस्था करना, कर की वसूली करना, विद्रोह का दमन करना, स्थानीय शासकों सामंतों से सुल्तान की सत्ता को स्वीकार कराना, व्यापार मार्ग की सुरक्षा प्रदान करना ताकि व्यापार पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, विधि व्यवस्था की देखभाल करना तथा राजस्व संबंधी विवादों पर निर्णय प्रदान करना। इन इक़्तिदारों ने अपने कार्य को संपन्न करने के लिए विशेष क्षेत्रों में अपने कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से संपादित करने हेतु एक कार्यालय की स्थापना की, जो कालांतर में नगर में परिवर्तित हो गए।
यहाँ इक़्तिदारों के परिवार, सेना, अन्य कर्मचारी, उस समय के मुस्लिम विचारक, सूफी तथा इनकी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन नगरों की ओर अनेक प्रकार के शिल्पी, अग्रहार और बाद में उत्पादन के साधन उपलब्ध कराने वाले लोग यहाँ रहते थे और इन्हीं लोगों ने यहाँ सम्मिलित रूप से आर्थिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप बाजार का निर्माण किया। इक़्तिदारों की जो रुचियाँ थी, अपने शौक थे, वह भारतीयों से भिन्न थे। इसलिए भारतीय संस्कृति में उस समय नए तत्वों का प्रवेश होता है। इस क्रम में चाहे वास्तुकला हो, संगीत हो, खाद्य पदार्थ हो, वस्त्र हो, नृत्य या संगीत या भाषा आदि, इन सबों में एक नए व्यवहार और आचरण की सम्मिलित होने से एक नई संस्कृति का जन्म होता है और दोनों संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान भी होता है। इक़्तिदारों द्वारा सक्षम शासन करने के लिए सामान्यतः सुल्तान उदारवादी नीति अपनाने का प्रयास करते थे। यद्यपि इस्लाम राज्य का धर्म था और सुल्तान और इक़्तिदार इस्लाम की सेवा के लिए प्रतिबद्ध थे, फिर भी उनके लिए धर्मांध नीति का अनुकरण करना न तो व्यवहारिक था उस समय और न ही संभव था। इसलिए क्योंकि उस समय की प्रजा अधिकांशतः हिंदू थी, जो कि इस्लाम धर्म से बिल्कुल भिन्न थी और यह धार्मिक रूप से स्वतंत्र भी थी। यह सत्य है कि कभी कभी हिंदू मंदिरों का विध्वंस हुआ या फिर कभी कभी जबरन धर्मांतरण कराया जाता था, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली सल्तनत की नियोजित नीति यह रही, क्योंकि इक़्तिदारों का हिंदू जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध था। इसलिए उदार नीति का अवलंबन करना या उसे अपनाना दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का स्वाभाविक नीति नहीं रहा। उस काल में सूफी संत और भक्ति संतों की तरह ही इक़्तिदारों ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मध्य एक सेतु का निर्माण किया। नगरीकरण की प्रक्रिया के साथ ही दिल्ली के सुल्तानों ने मुद्रा व्यवस्था का प्रसार किया, अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत किया और जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था प्रगतिशील हुई। एकता व्यवस्था के कारण पर्याप्त रूप से अधिक से अधिक सैनिक उपलब्ध हुए और उन सैनिकों के रहन सहन तथा जनता के बीच में भौतिक संस्कृति का संचालन हुआ। इस्लाम के आगमन के साथ ही यह सब प्रारंभ होता है। एकता व्यवस्था की प्रकृति इस प्रकार की थी कि उनके हाथों में सैनिक, राजस्व, नागरिक, न्यायिक आदि शक्तियों का संकेंद्रण हुआ। एक ऐसा संकेंद्रित स्वरूप जिसने इक़्तिदारों को महत्वाकांक्षी और कुछ हद तक भ्रष्ट भी बना दिया था। उन्होंने धन के संचय के लिए अगर राजस्व आय को कम दिखाया तो व्यय को अधिक दिखाया। इसका दुष्परिणाम हुआ कि अधिकांश धन संचित हो जाते थे और खर्च को बढ़ाकर दिखाया जाता था ताकि सुल्तानों पर दबाव बनाया जा सके। अगर एकता प्रशासन में सुल्तान ने अत्यधिक हस्तक्षेप का प्रयास किया या फिर सुल्तान यदि दुर्बल हुए तो इक़्तिदार सत्ता का अपहरण हेतु कई प्रकार से षड्यंत्र रचते थे। उन्होंने बार बार इस प्रकार की पुनरावृत्ति के साथ सुल्तान की सत्ता को चुनौती देने का भी प्रयास किया एवं कभी कभी मुखर होकर विद्रोह भी कर देते थे। जिस व्यवस्था की स्थापना सल्तनत की नींव को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था, उसी व्यवस्था ने कालांतर में सल्तनत को दुर्बल भी बना दिया। सल्तनत काल में सुल्तान और इक़्तिदार के बीच संघर्ष एक सामान्य सी बात हो गई थी और अंत में यही व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के पतन में भी एक निर्णायक भूमिका निभाती है। धन्यवाद।